हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, नर युग्मक की संरचना। और नर युग्मक को क्या बोलते हैं, परागकण। इस परागकण की संरचना के बारे में अपन पढ़ चुके थे कि परागकण क्या होते हैं, दोहरी भित्ति युक्त होते हैं जिनका बाहरी आवरण किसका बना होता है, ये स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। और जो आंतरिक आवरण है ये किसका बना हुआ रहता है, पेक्टिन या सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। इस बाहरी आवरण पे कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। यहां तक की संरचना अपन ने पढ़ ली थी। अब आगे पढ़ेंगे इसमें नर युग्मकोद्भिद का अंकुरण। अब ये जो परागकण है, जब परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया से क्या मतलब है कि इन परागकणों का पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण। कहां पर स्थानांतरण, ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्तिकाग्र। इस पर स्थानांतरण की जो क्रिया है, इस स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। परागकणों का पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो इस परागकण में कुछ परिवर्तन परागण की क्रिया से पहले होते हैं और कुछ परिवर्तन परागण की क्रिया के बाद में होते हैं। अगर बात करें परागण से पहले की, तो परागण से पहले क्या होता है, ये परागकण का है केंद्रक। इस केंद्रक में होता है एक समसूत्री विभाजन, और इस समसूत्री विभाजन से इसका जो केंद्रक है दो भागों में बट जाता है, एक बड़ा और एक छोटा। एक बड़ा केंद्रक बनता है और एक कैसा बनता है, छोटा केंद्रक बनता है। इस बड़े केंद्रक को कहा जाता है क्या, कायिक केंद्रक। क्या कहते हैं इसको, कायिक केंद्रक। और जो दूसरा छोटा केंद्रक है, इस छोटे केंद्रक को कहा जाता है जननिक केंद्रक। इसको क्या कहते हैं, जननिक केंद्रक कहते हैं। यहां ये जो दोनों केंद्रक हैं, इन दोनों केंद्रकों के चारों ओर क्या बनती जाती है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। और भित्ति का निर्माण होने के कारण ये कायिक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है किसमें, कायिक कोशिका में। और ये वाला जो जननिक केंद्रक है ये किसमें बदल जाता है, जननिक कोशिका में बदल जाता है। ठीक है। जननिक कोशिका कुछ समय तक इस परागकण की भित्ति से चिपकी हुई रहती है। इसके बाद में क्या हो जाती है, जैसे ही इसके चारों ओर भित्ति का पूर्ण निर्माण होता है, ये कहां पर आ जाती है, इस कायिक कोशिका के पास में पहुंच जाती है। ये कौन सा परिवर्तन है, परागण की क्रिया से पहले। परागण की क्रिया से पहले क्या हो रहा है, जो परागकण का केंद्रक है, इस परागकण के केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से एक बड़ा केंद्रक बनता है जिसे कायिक केंद्रक कहते हैं, और एक छोटा केंद्रक बनता है जिसको क्या कहते हैं, जननिक केंद्रक कहते हैं। इन केंद्रकों की चारों ओर भित्ति का निर्माण होने के बाद में अब ये क्या कहलाती है, एक कहलाती है कायिक कोशिका और एक कहलाती है जननिक कोशिका। ये जो कायिक कोशिका बनी है ये अल्पकालिक होती है। ठीक है, कैसी होती है, ये अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक होने के कारण क्या होगा, ये कायिक कोशिका परागनली के निर्माण में काम में ले ली जाती है। कायिक कोशिका के द्वारा क्या हो जाता है, परागनली का निर्माण हो जाता है। अब अपना जो परागकण है ये परागकण पहुंच जाता है कहां पर, इस वृत्तिकाग्र पर। यहां पे स्थानांतरित हो गया। ये अपनी संरचना है किसकी, जायांग की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये वाला जो भाग है इसका, ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है वृत्तिकाग्र। यहां पर इसके परागण की क्रिया हो गई। परागण की क्रिया होने के बाद में अब इन जनन छिद्रों से किसका विकास होगा, परागनली का विकास होता है। परागनली का जब विकास होता है तो कायिक कोशिका इसके निर्माण में काम में ले ली गई, बच गई कौन, जननिक कोशिका। इस जननिक कोशिका में जब ये परागनली में पहुंचती है तो परागनली में पहुंचने के बाद में क्या होता है, इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने के कारण क्या बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, परागण की क्रिया हुई,
परागण की क्रिया होने के बाद जनन छिद्रों से पराग नली निकलती है और पराग नली का विकास होने के बाद में जो अपनी जननी कोशिका थी, ये जननी कोशिका पराग नली में आती है। पराग नली में इस जननी कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के बाद में क्या बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं। तो यहां तक का अपना पहला पॉइंट कंप्लीट होता है किसके बारे में, पुमंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन, पुमंग के बारे में। पुमंग के 3 भागों के बारे में अपन ने पढ़ा है। पहला भाग होता है क्या, पुतंतु, जो एक नलिकाकार या तंतुनुमा संरचना है जो परागकोश को पुष्पासन से जोड़ती है। दूसरा भाग कौन सा है, ये वाला भाग कहलाता है योजी। ये क्या है, संयोजी ऊतकों का समूह है जो पुतंतु को परागकोश से जोड़ता है। और सबसे अंतिम जो भाग है इसको कहा जाता है क्या, परागकोश, जहां पर किसका निर्माण हो रहा है, पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है। अगर बात करें कि जननी कोशिका और कायिक कोशिका में अंतर क्या होता है, तो कायिक कोशिका कैसी थी, बड़ी, जबकि जननी कोशिका कैसी होती है, छोटी होती है। ये अल्पकालिक होती है और इसके द्वारा क्या होता है, पराग नली का निर्माण होता है, जबकि जननी कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसके बाद में इनमें अंतर होता है किसका, डीएनए व आरएनए का। किसका अंतर होता है, डीएनए व आरएनए का। जो कायिक कोशिका है इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें आरएनए की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। तो यहां तक का पोर्शन अपना कंप्लीट होता है किसके बारे में, पुमंग के बारे में। पुमंग की संरचना पढ़ ली अपन ने, संरचना के बाद में नर युग्मकों का निर्माण हो गया। अगला जो टॉपिक है अपना वो है कौन सा, जायांग। और जायांग क्या कहलाते हैं, स्त्री जननांग कहलाते हैं। जायांगों को क्या कहते हैं, जायांग, या इनको क्या कहा जाता है, स्त्री जननांग कहा जाता है। ठीक है। जायांग की जो इकाई है, जायांग की इकाई को क्या कहा जाता है, अंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडप कहा जाता है। एक अंडप की बात करें तो एक अंडप 3 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में, 3 भागों में। ये वाला जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसका, ये क्या कहलाता है, व्रतिकाग्र। ये नलिकाकार संरचना इसकी, ये कहलाती है क्या, व्रतिका। और ये जो सबसे नीचे वाला जो भाग है जो फूला हुआ है, जो पुष्पासन पर रखा हुआ है, इस भाग को कहा जाता है क्या, अंडाशय। ठीक है। ये वाला भाग क्या है, पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है, पुष्प वृंत की ऐसी फूली हुई संरचना जहां पर अंडाशय जुड़ा हुआ होता है या पुष्प के सभी चक्र जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पुष्पासन कहा जाता है। अब देखो, अंडप एक पुष्प में जब एक से अधिक हो, क्या हो, एक से अधिक हो, और जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है युक्ता अंडपी। क्या कहा जाता है, युक्ता अंडपी कहा जाता है। ठीक है। और जब पृथक पृथक होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, वियुक्ता अंडपी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इनको वियुक्ता अंडपी कहा जाता है। ठीक है। वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिकाग्र एक कीपनुमा भाग होता है जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। वर्तिका क्या है, ये एक नलिकाकार संरचना है जिसमें पराग नली का विकास होता है और नर युग्मकों का निर्माण होता है। सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है, इस भाग को कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है, अंडाशय। और अंडाशय में अनेक गोलाकार संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बीजांड कहा जाता है। तो ये सामान्य संरचना हो गई कि जायांग की इकाई क्या कहलाती है, अंडप कहलाती है। ये जब एक से अधिक हो, जुड़े हुए हो तो युक्तांडपी, अगर अलग अलग हो तो वियुक्तांडपी कहलाते हैं। ठीक है। इसका ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, कीपनुमा होता है जो परागकणों को ग्रहण करता है। दूसरा नलिकाकार भाग क्या कहलाता है, वर्तिका, जिसमें पराग नली का निर्माण होता है और नर युग्मक बनते हैं। अंडाशय सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग है जिसमें क्या उपस्थित होता है, बीजांड उपस्थित होता है। इस बीजांड में बनते हैं मादा युग्मक। क्या बनते हैं, मादा युग्मक। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, बीजांड की संरचना।
अब नेक्स्ट अपन देखेंगे किसकी संरचना, बीजांड की संरचना। ठीक है, बीजांड जो है एक वृंत के द्वारा, किसके द्वारा, एक वृंत के द्वारा, या आप यूं कह सकते हो एक अपरा के द्वारा कहां पर जुड़ा हुआ रहता है, अंडाशय में जुड़ा हुआ रहता है। कहां पर जुड़ा हुआ रहता है, अंडाशय में जुड़ा हुआ रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, बीजांड वृंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड वृंत कहा जाता है। अब इसकी संरचना की बात करें तो एक बीजांड में कुछ मृदुतकीय कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं के, मृदु उत्तकीय कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, बीजांडकाय कहा जाता है। ये जो मृदुतकीय कोशिकाएं हैं, इन मृदुतकीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बीजांडकाय कहा जाता है। ठीक है, बीजांडकाय के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या फिर अनुपस्थित भी हो सकते हैं। तो इनको क्या कह सकते हैं, ये है बीजांड आवरण, बीजांड आवरण। ठीक है, इनको एकल अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी, कौन कौन से, एकल अध्यावरणी, द्वि अध्यावरणी, या फिर अध्यावरणी भी, या फिर अध्यावरणी भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, यदि इसके चारों ओर केवल एक ही आवरण उपस्थित हो तो ये क्या कहलाएगा, एकल अध्यावरणी। अगर दो उपस्थित हो तो द्वि अध्यावरणी, और अगर अनुपस्थित हो तो क्या कहेंगे, अध्यावरणी कहेंगे। अब ये जो बीजांडकाय है, जिस भाग से बीजांड वृंत से जुड़ती है, इस भाग को कहा जाता है क्या, नाभिका कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, नाभिका कहते हैं। जहां से बीजांडकाय बीजांड वृंत से जुड़ता है, इस भाग को क्या कहा जाता है, नाभिका कहा जाता है। ये जो नाभिका है, ये कई बार क्या होती है, इस बीजांडकाय के चारों ओर एक उभार बना लेती है। इस उभार को कहा जाता है रेफे। क्या कहा जाता है, रेफे कहा जाता है। अब इस बीजांडकाय का जो नाभिका की तरफ वाला क्षेत्र है, या जो छोर है, इसको कहा जाता है निभाग छोर। क्या कहा जाता है, निभाग छोर। दूसरी ओर, निभाग के दूसरी ओर जो बीजांड आवरण है, वो आपस में चिपके हुए नहीं होते हैं, कुछ खुले हुए होते हैं, और इसको कहा जाता है बीजांड द्वार। क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। इस बीजांडकाय के बीच में उपस्थित होता है कौन, मादा युग्मक। कौन उपस्थित होता है, मादा युग्मक उपस्थित होता है, जिसको कहते हैं भ्रूणकोश। क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। इस भ्रूणकोश में क्या होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, जिसकी संरचना के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे जब भ्रूणकोश का निर्माण पढ़ेंगे, कि भ्रूणकोश से जो बीजांडकाय है, बीजांडकाय की कोशिकाओं से भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है, कैसी स्थिति है भ्रूणकोश की। इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। बीजांडकाय बीजांड वृंत के द्वारा क्या होती है, अंडाशय में जुड़ी हुई रहती है। जिस भाग से बीजांडकाय बीजांड वृंत से जुड़ता है, इस भाग को क्या कहते हैं, नाभिका। जब बीजांड वृंत एक उभार नुमा संरचना बनाता है बीजांडकाय के साथ में, तो इसको क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं। ठीक है, बीजांडकाय का नाभिका वाला छोर क्या कहलाता है, निभाग छोर कहलाता है। ठीक है, बीजांडकाय के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण क्या कहलाएंगे, बीजांड आवरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बीजांड आवरण कहलाते हैं। इनकी संख्या के आधार पर बीजांड को एकल अध्यावरणी, एकल अध्यावरणी मतलब एक ही आवरण उपस्थित, द्वि अध्यावरणी मतलब 2 अध्यावरण या 2 आवरण उपस्थित, या अध्यावरणी मतलब अध्यावरण अनुपस्थित। ठीक है, तो निभाग छोर हो गया नाभिका की तरफ वाला। दूसरी तरफ का जो भाग होता है वो हल्का सा खुला हुआ रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। और इस बीजांडकाय में उपस्थित जो संरचना है, इसको क्या नाम दे रहे हैं अपन, भ्रूणकोश। और ये भ्रूणकोश क्या है,
मादा युग्मक। ये क्या है? मादा युग्मक है। ठीक है, ये वाली संरचना क्या कहलाएगी? मादा युग्मक कहलाएगी, जिसमें 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक है। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि जो बीजांडकाय है, ये बीजांडकाय की कोशिकाएं किस प्रकार से भ्रूणकोश का निर्माण करती है, इस भ्रूणकोश में कौन सी कोशिका क्या कहलाती है, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो परागनली में अपने नर युग्मक बने हैं उनका यहां तक पहुंचना और निषेचन की क्रिया। तो ये हो गई अपने बीजांड की संरचना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इस बीजांड की जो व्यवस्था होती है उसके आधार पर बीजांड किस किस प्रकार के होते हैं। तब तक अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।